आज के इस भू राजनीतिक विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन है पूरी तरह सच। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु काले बाजार की कहानी। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, बल्कि सत्ता, लालच और उस डर की कहानी है जिसने एक समय पूरी दुनिया को जकड़ रखा था। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये समझेंगे कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के दांवपेच ने इस पूरे नेटवर्क को पनपने का खुला मौका दे दिया। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। तारीख थी 19 दिसंबर 2003 और रात के करीब 11:30 बज रहे थे। इस्लामाबाद की सड़कें बिल्कुल सुनसान और सर्द हवाओं की चपेट में थीं। लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर का माहौल बहुत गर्म था। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे। उनके सामने कुछ ऐसे कागज रखे थे जो पाकिस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और पता है, इन कागजों पर बार बार सिर्फ एक ही नाम उभर कर आ रहा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जी हां, वही नाम जिसे पूरा देश मोहसिन पाकिस्तान यानी राष्ट्र का नायक मानता था। लेकिन उस रात उसी हीरो को अर्श से फर्श पर लाने की तैयारी हो रही थी। पर सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। भाग एक कसम और एक चोरी। यहीं से इस पूरे कार्यक्रम की असल शुरुआत होती है। हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का यह बयान कोई आम राजनीतिक नारा नहीं था। इसमें एक गहरी हताशा थी, एक उग्र राष्ट्रवादी जुनून था। और सच कहें तो यही वो राजनीतिक जनादेश था जिसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। अब इस जबरदस्त संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए किसी ऐसे इंसान की सख्त जरूरत थी जो सच में असंभव को संभव कर सके। इसके बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। मई 1974 में भारत ने पोखरण में अपना स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया और जाहिर है उसकी गूंज सीधे इस्लामाबाद तक पहुंची। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1975 में डॉक्टर AQ खान का नाम अचानक से सामने आता है। उस वक्त वो नीदरलैंड्स की एक बड़ी यूरोपियन कंपनी यूरेनको में काम कर रहे थे। वहां से उन्होंने कुछ बेहद ही गुप्त दस्तावेज चुराए और रातों रात पाकिस्तान भाग गए। ये कोई मामूली चोरी बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जिसने आगे चलकर ग्लोबल सिक्योरिटी की पूरी नींव ही हिला दी। भाग 2, सेंट्रीफ्यूज का विज्ञान और संवर्धन की यांत्रिकी। अब थोड़ा सा विज्ञान समझ लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज तकनीक, या जिसे हम यूरेनियम संवर्धन कहते हैं, दरअसल यही इस पूरी कहानी का असली टेक्निकल बेस है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीनरी और प्रक्रिया है जिसके जरिए यूरेनियम को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया जाता है कि उससे सीधा परमाणु बम बन सके। उस दौर में दुनिया के गिने चुने वैज्ञानिक ही इस तकनीक को गहराई से समझते थे। AQ खान ने जो सेंट्रीफ्यूज के नक्शे और डिटेल्स चुराए थे ना, वो असल में बम बनाने की सबसे अहम चाबी थे। और इन्हीं चुराए गए दस्तावेजों के दम पर कहूटा नाम की जगह पर एक टॉप सीक्रेट लैब खड़ी कर दी गई। भाग 3, वैश्विक प्रतिबंधों को दरकिनार करना। और यहीं एंट्री होती है दुबई के काले बाजार की। AQ खान के इस नेटवर्क की जो सप्लाई चेन थी वो इतनी शातिर और एडवांस थी कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 कदम थे। पहला कदम 1980 के दशक में दुबई में फर्जी कंपनियां यानी शेल कंपनियां खोलना। दुबई इसलिए क्योंकि वहां पैसों का फ्लो बहुत था और कोई फालतू सवाल नहीं पूछता था। दूसरा कदम, इन्हीं कंपनियों के नाम पर अमेरिका और यूरोप से वो सारे प्रतिबंधित पुर्जे मंगाना जिन्हें खरीदना गैर कानूनी था। और उन्हें मंगाया कैसे जाता था? सिर्फ ये कहकर कि ये तो आम इंडस्ट्रियल मशीनें हैं। और फिर तीसरा कदम, जैसे ही ये खेप दुबई पहुंचती उसे चुपचाप सीधे कहूटा की उस गुप्त लैब में डाइवर्ट कर दिया जाता। मतलब इस तरह से दुनिया भर के कड़े प्रतिबंधों की पूरी तरह से आंखों में धूल झोंक दी गई। भाग 4, शीत युद्ध की पट्टियां, या यूं कहें कि जानबूझकर दिखाई गई रणनीतिक अज्ञानता। अब यहां एक बहुत ही अजीब और बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस पूरे न्यूक्लियर नेटवर्क पर पैनी नजर रखे हुए थी, उन्हें सब पता था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुद एक बड़ी मजबूरी में फंसा था। उस वक्त अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध चल रहा था और अमेरिका को इसके लिए पाकिस्तान के साथ की बहुत सख्त जरूरत थी। तो हुआ ये कि शीत युद्ध में इस रणनीतिक साथ के बदले अमेरिका ने जानबूझकर AQ खान के इस काले बाजार से अपनी आंखें मूंद ली। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों ने अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए इस नेटवर्क को बिना किसी डर के बढ़ने दिया। उन सभी सीक्रेट ऑपरेशंस, आंखें मूंद लेने की नीतियों और वैश्विक समझौतों का जो फाइनल नतीजा निकला, वो इस एक भयानक तारीख पर आकर सिमट गया।
28 मई 1998 सुबह के 3:16, जगह चागई, बलूचिस्तान। उस रात पाकिस्तान ने एक के बाद एक पूरे 5 लगातार परमाणु परीक्षण किए। कहते हैं उस दिन सच में धरती कांपी थी और पहाड़ टूट गए थे। इन धमाकों के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल छा गया। सड़कों पर लोगों ने मिठाइयां बांटी और डॉक्टर AQ खान आधिकारिक रूप से देश के सबसे बड़े, सबसे महान नायक बन गए। जिस चीज को असंभव माना जा रहा था वो अब हकीकत थी। लेकिन असल में सबसे खतरनाक मोड़ तो यहां से शुरू होता है। भाग 5, वैश्विक नतीजे। एक राष्ट्रनायक का एक बेलगाम और खतरनाक स्मगलर में बदल जाना। एक बार जब खुद का परमाणु बम बन गया तो इस नेटवर्क के हौसले इतने बुलंद हो गए कि ये पूरी तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग काले बाजार में तब्दील हो गया। इस नेटवर्क ने सेंट्रीफ्यूज के नक्शे और यूरेनियम संवर्धन की अति संवेदनशील तकनीक खुलेआम बेचना शुरू कर दी। और खरीदार कौन थे, जरा सुनिए। उत्तर कोरिया में किम जोंग इल, ईरान में आयतुल्ला खामेनेई और लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी। मतलब महज कुछ पैसों के लालच में दुनिया के सबसे खतरनाक शासकों को वो तकनीक थमा दी गई जिसे कोई भी जिम्मेदार सरकार कभी सपने में भी किसी को नहीं देती। इस एक कदम ने ग्लोबल सिक्योरिटी को हमेशा हमेशा के लिए एक बड़े खतरे में ढकेल दिया। तो अंत में जब इस पूरे इतिहास को पलट के देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। आखिर शीत युद्ध के दौरान किए गए उन समझौतों और ग्लोबल न्यूक्लियर डिटरेंस की असल कीमत क्या चुकानी पड़ी? हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा कि कैसे महाशक्तियों की रणनीतिक अज्ञानता और उनके छोटे तात्कालिक फायदों के चक्कर में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु काला बाजार बिना किसी रोक टोक के फलता फूलता रहा। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि उस एक गलती की कीमत आज भी पूरी दुनिया चुका रही है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।